सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। गरीबों का दर्द दिल में है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पूरी तवज्जो कोरोना के खिलाफ जंग जीतने पर मरकूज है। आज भी आवाम को हुकूमती इक़दामात से आगाह करने और सबसे बढ़कर रिलीफ पैकेज देने के लिए मीडिया ब्रीफिंग थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े बड़े ऐलान किए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान, 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 3 माह बिल इक़सात में वसूल करने का ऐलान, मजदूर तबके के लिए 200 अरब रुपए का फंड, 4 महीने तक 3000 रुपए माहाना का वजीफा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 100 अरब रुपए का फंड, सनतों को 100 अरब रुपए का फौरी टैक्स रिफंड और इसके अलावा दालों समेत जरूरी अशिया पर टैक्स में कमी का ऐलान। इमरान खान का हर ऐलान इस बात की दलील है कि वज़ीर-ए-आज़म के दिल में गरीबों का दर्द कूट कूट कर भरा। इमरान खान की इस बात में भी वजन है कि कर्फ्यू लॉकडाउन की आखिरी स्टेज है, जिसे लागू करने का अभी कोई इरादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के वो हालात नहीं कि यह फैसला अभी किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो फिर कोरोना से ज्यादा जाने भूख और अफलास की अफरीत निगल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की आज की मीडिया ब्रीफिंग का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमती इक़दामात था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस अहम मौके पर भी कुछ नाक़िबत अंदेशों ने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर मुकद्दम साबित करने की कोशिश की। हुकूमत का मतमा नज़र यह था कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में हर शोबे से मुफीद मशवरे और तजावीज़ दी जाएं, लेकिन यह सितम बाला सितम नहीं कि 22 करोड़ अफराद को कोरोना वायरस की वजह से खतरे में डाला गया है या खतरे में है, और कौम को नसीहत करने वाले कुछ लोग इस मौके पर जालसाजी करने वाले मीडिया के लिए फिक्रमंद नजर आए हैं। मीडिया के एक डॉन के बारे में फिक्रमंद नजर आए हैं, वो शख्सियत जिसकी जालसाजी के मजीद सबूतों पर आज हम मजीद बात भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौके पर ही करारा जवाब देकर इस मज़मूम एजेंडे का गला घोंट दिया। क्या इस अहम मौके पर भी ऐसी बात की जानी चाहिए थी? आज इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, लेकिन आज देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा और शहबाज शरीफ साहब ने इन मौजूदा हालात में क्या बात कही। असद खरल साहब, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त कभी नहीं आया, पूरी कौम के लिए इम्तिहान है। 1000 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान है। ये उस मुल्क की तरफ से है, उस रियासत की तरफ से है अपने गरीब लोगों के लिए, जो कि तकरीबन 3000 अरब रुपए खसारा हर साल आ रहा है। 3000 अरब रुपए का यानी खसारा है कि 3000 अरब रुपए की हर साल कमी है, और उसमें से फिर 1000 अरब रुपया दिया जा रहा है। ये पता नहीं आगे चल के किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, वो बात की बात है। अभी तो लोगों को रिलीफ 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, और फिर स्टाइपन जो है अगले 3-4 महीने तक गरीब लोगों के लिए और इंडस्ट्री के लिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, अभी शरह सूद में भी कमी कर दी गई है, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यकीनन मुश्किल में है, मैं ये नहीं कह रहा, ये फ़ायदा अपने मजदूरों तक, अपने मुलाजमीन तक पहुंचाएंगे जो उनको ये फ़ायदा देने की कोशिश की गई है? उसामा साहब, मामला ये है कि बदकिस्मती इसको कहेंगे कि हुकूमत जो इकदाम कहते हैं राइट टाइम फॉर राइट डायरेक्शन। अब मामला है इस वक्त हमें कोरोना का, और जिस तरह आपने 1000 जो पैकेज की बात की है, इसमें तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 अरब के करीब जो है ना, वो एक्सपोर्टर्स जो है उनके हवाले से, और ये जो समरी इनिशिएट हुई है, और जब से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है उस वक्त कोरोना का दूर दूर तक भी मामला नहीं था। उस वक्त कारखाने भी चल रहे थे, फैक्ट्रियां भी चल रही थी, और इस रिलीफ पैकेज से अगर आप 100 अरब अभी देते हैं तो उससे कम से कम आप 200-400-200-300 अरब यानी 1 या 2 बिलियन डॉलर जो है वो आपका एडअप हो सकता है ज़र मुबादला की सूरत में, और आपको नई मार्केट, जिस तरह सैंक्शंस थी ईरान पे, चाइना के वाले से चीज़ें चल रही थी, वो शुरू में ख़ास तौर पे जब कोरोना का अभी मामला शुरू हुआ था, ये उस वक्त इनिशिएट हुआ था प्रोसेस। अब जाके तो अब मामला ये है कि वो उनको तो रिलीफ मिल गया, लेकिन वो मजदूर तो आएंगे ही नहीं, कारखाने चलेंगे ही नहीं, तो वो एक्सपोर्ट कैसे होगी? पहले उनको तनख्वाहें तो दे सकते हैं ना, काम तो के बगैर उन लोगों को तनख्वाहें तो पहुंचाई जा सकती हैं। इन पैसों से कम तनख्वाहें नहीं थी, आपकी खुशफहमी है।
वो उनको जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं वो कम किए गए हैं, और उसका गवर्नमेंट का भी एक अच्छा ये काम था, लेकिन ये देर से हुआ है। काश पहले हो जाता तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तो फैक्ट्री बंद हो गई हैं, ये उनको रिलीफ दिया गया था। ये इसके पैसे से कम से कम वो इसका मजदूरों से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा। दूसरी बात जो आपने कहा, मामला पैकेज ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा राशन, इमरान खान साहब का, हमारा पाकिस्तानियों का, मेजोरिटी का यही कंसर्न है कि कोरोना वायरस 22 करोड़ आवाम से अभी 4-5 लोगों का शुबा है। उसके मैं कभी उसके ऊपर यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऐसी कोई लैब है, अथेंटिक जो चीज़ें जा रही हैं जहाँ पे ये मामला कर दिया जाए कि जनाब ये कोरोना वाकई कोरोना का इशू। ये भी देखना है कि बहुत सारे कितने लोग निमोनिया से मरते हैं, आपको दर्जनों लोग आपके डेथ होती है उनकी, कितने लोग आपके नजला जुकाम बुखार के बाद फेफड़ों का अस्थमा वाले लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर, कितनी आप प्राइवेट और सरकारी से अगर कैलकुलेट करें कि डेली वो सैकड़ों में बनती हैं। अब उसके बाद चिल्ड्रन वार्ड में आप चले जाए, कितनी लाशें रोज निकलती हैं। गायनी वार्ड में चले जाए, एक हॉस्पिटल में से डॉक्टर साहब वो कंटेजियस नहीं है, वो इस तरह नहीं है, वो ठीक है, ये एक अपनी जगह जो है एक से दूसरे को नहीं, एक से 10 लोगों को लग सकती है। ये तो लॉकडाउन होना चाहिए था, पहले होना चाहिए, वो पहले वो मैं कह चुका हूँ। लेकिन मामला ये है कि ये जो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रही है या शशोपन का शिकार है वज़ीर साहब, वो ये कहते हैं कि जिस तरह अब ट्रेनें बंद हो रही हैं, हुई हैं, यानी 31 मार्च तक स्कूल आपने बंद कर दिए, पेट्रोल आपने सस्ता कर दिया, पेट्रोल तो लेने वाले नहीं है कोई। यानी अजीब बात है, आप तो डिमांड सप्लाई का खेल है। आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो मामला ये है कि आप तो पेट्रोल खरीदने वाला ही नहीं है कोई। पेट्रोल तो 15 छोड़ के 30 रुपए वैसे सस्ता हो सकता है। क्यों कि वो तो खुद बेचेंगे, क्योंकि जब पेट्रोल लेने वाला गाड़ियां सड़कों पे है नहीं, जहाज आपने बंद कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसिव जो एक्सपेंडिचर करता था पेट्रोल का वो आपने बंद कर दिया। यानी बाहर बर्दारी का, बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा, फर्नेस, जारी बात है वो बंद हो गए। रोड के ऊपर आपने आम गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मोटरसाइकिल पे आपने डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी, गाड़ियों के ऊपर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बड़ा ट्रकों का, गाड़ियों का बहुत बड़ा दफ्तर बंद है, किसने आना जाना। तो मामला ये है कि ये ऑयल जो है, तेल जो है, मुझे ये बताया तो वो तो वाफर मिकदार में अब पड़ा है, खरीदार कम है और आपके पास ज्यादा है, वो ठीक है। बाबर साहब, इसमें समा साहब जो चलें, ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें जो पेट्रोल से और खाली यही नहीं है कि पेट्रोल से और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी चलती है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री तो चल रही है। असल इशू ये नहीं है समा साहब, असल इशू मेरे नज़दीक ये है कि इस बीमारी को, जिसके लिए आप सारा पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। असल इशू ये है। अब आप देखें सारे शहरों, मैंने आज देखा कि लाहौर से बेतहाशा दुनिया बाहर जा रही है, दूसरे शहरों में जा रही है। ऐसे ही लोग अपने अपने इलाकों में 14 दिन के लिए छुट्टी है, तो लोग क्या चाह रहे हैं कि हम अपने जा कैसे रहें, क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो बंद करने का कह दिया गया था। एक शहर से दूसरे शहर ना ट्रेन है ना बस है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रात को देखा ट्रकों के अड्डों पे बेतहाशा, ट्रकों के अड्डों की मूवमेंट बंद नहीं है। वहाँ पर बेतहाशा लोग वहाँ पर थे और ट्रक के मालकान को पैसे दे रहे थे कि अगर कोई ट्रक एक पर्टिकुलर जगह पर सामान पहुँचाने जा रहा है तो उसमें उनको भी बिठा लिया जाए। बेतहाशा लोग प्राइवेट गाड़ियाँ हायर कर रहे हैं। इशू ये है कि इसी चीज़ को तो आपने रोकना है। लॉकडाउन कहते किसे हैं? लॉकडाउन कहते हैं डिस्कनेक्ट, एक शहर को दूसरे शहर से डिस्कनेक्ट कर दिया, सोशल आइसोलेशन असल जो बात है। अब मसला ये कि लाहौर की अगर 1 करोड़ की आबादी है और लाहौर से अगर 4 लाख बंदा, 5 लाख बंदा या 10 लाख बंदा दूसरे शहरों में चला जाता है, पूरे पंजाब में फैल जाता है, तो आपने क्या उनकी जो यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं लाहौर को, उसकी स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम है? अगर कोई बंदा खानेवाल जा रहा है, विहाड़ी जा रहा है, या वो किसी भी दूसरे शहर में जा रहा है जहाँ पर अभी तक कोरोना नहीं पहुँचा, तो इस तरह से तो आप हर शहर में कोरोना पहुंचा देंगे। कोई किसी किस्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी। आप कंटेनर लगा के बंद कर वहां पे स्क्रीनिंग का प्रॉपर इंतजाम हो। ये है फेडरली जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं। खान साहब, इसमें लॉकडाउन मुकम्मल करना पड़ेगा। इस तरह से हम अगर इस तरह से लोगों की मूवमेंट रही, आज मैं कराची में देख रहा था रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से रश था, जिसके हाथ में जो ट्रांसपोर्ट, जिस तरह की ट्रांसपोर्ट लेकर मिल रही है वो उसको वहाँ से लेकर निकल रहा है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। अब वो कराची में है, कराची में कितने दिन रहा, वो बाहर से आया, वो कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है,
कोई गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई स्क्रीनिंग उनकी हो नहीं रही। ये इश्यूज़ हैं। इशू ये था कि लॉकडाउन अगर करना है तो उसका मकसद ये है कि कोई बंदा एक शहर से दूसरे शहर ना जा सके, एक तहसील से दूसरी तहसील में ना जा सके, लोग अपने घरों में रहें। आपने उनको रिलीफ पैकेज का अनाउंस कर दिया है, यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी का अनाउंस कर दिया है। ये जो रिलीफ है ये उनको पहुंचना चाहिए, हर गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। और असल इशू ये अब बैंक में मैं बैंक गया तो बैंकों में बहुत रश था, पता चला जी लोग बिल जमा करवाने के लिए रश लगा हुआ है। यार इसकी डेटें आगे करवा दें। गवर्नमेंट जो है अगर रिलीफ दे रही है तो कोई नहीं है, ये असल इशू सोशल गैदरिंग को रोकना है, लोगों के कॉन्टेक्ट को रोकना है। वो तो उसमें तो अब बाहर आप निकले उसामा साहब, वो तो हो रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? अगर आपने लॉकडाउन भी कर दिया, आपने पैकेज भी अनाउंस कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो एंड पर्पस था अगर वही हल नहीं होता तो फिर इस सारे इशू का मकसद क्या हुआ? अच्छा, एक मकसद की नाकामी है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी हद तक जाए कि कोई भी मैया लेनी पड़े ले, फौज को लाना पड़े ले। एक तो खान साहब को पता नहीं फौज को बुला ली है, किसने ये कह दिया है कि जी कर्फ्यू, शायद कर्फ्यू से पता नहीं कोई मार्शल लग जाएगा या कर्फ्यू से पता नहीं गरीब आदमी हिट हो जाएगा, रगड़ा जाएगा। इशू ये नहीं है खान साहब, लोगों के पास कार्ड्स हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ के पास कार्ड्स हैं, हर एक के पास आइडेंटिटी है। आप लोगों को एग्जेम्प्ट करें, लेकिन बगैर मकसद की गैदरिंग्स उस पर पाबंदी लगाएं। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर सिटी, इंटर प्रोविंस जो ट्रैवलिंग है, इस पे तो टोटल बैन होना चाहिए। ताकि देखिए चाइना ने किया क्या था, चाइना ने वुहान शहर को सारे चाइना से सारी दुनिया चीख उठी थी कि क्या कर दिया इन्होंने, डिक्टेटरशिप है। वो जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ, वो ट्रेन जो वुहान शहर को छोड़ के 1000 किलोमीटर दूर गई थी, उसको एज इट इज पैसेंजर समेत वापस बुला दिया गया था कि ये कहीं और सन्नाटा था, इसका बाहर करोड़ों लोग, करोड़ों का शहर, इसका स्प्रेड बाहर ना हो, इसका स्प्रेड बाहर ना हो। पूरा सूबा सर एक था, 6 यूरोप में लोगों का सूबा सर, वो अमेरिका ने वो जो मार्शल की लास्ट स्टेज है वो वहां पर लगा दी गई है। मुझे नहीं पता खान साहब के मशीर कौन से हैं, उन्होंने क्यों इनको इतना डरा दिया है या कर्फ्यू के क्या मतलब बता दिया है सर, या कंप्लीट लॉकडाउन का उनका उससे वो क्या मुराद ले रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि खान साहब फिगर बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर फिगर बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना है तो सोशल गैदरिंग को रोकना पड़ेगा, लोगों की नकलो हमल को रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो जब तक ये नहीं होगा ये मर्ज नहीं रुक सकेगा, ये सारी वजह बेकार जाएंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट सख्ती से इस पे अमल करवाए और लोगों को घर में रहने पर मजबूर किया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को उसका मैंडेट मिला है। आइन भी यही कहता है कि पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी लोगों की सेहत है, उसके बाद बाकी सब कुछ। सर मैं गुजारिश करूँ, वज़ीर आज़म के तर्जुमान है नदीम अफजल चंद साहब, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये कहा कि यही सवाल हुआ कि जी लोग, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, उनके घरों तक कैसे हम पहुँचेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा जी मैंने खुद मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने इलाके के जो अहम लोग हैं उनके साथ मिलकर, तो पूरी मैपिंग कर ली है खुद। ये एक एमएनए साबिक एमपीए कह रहा है, एमएनए कह रहा है, एक मेंबर कह रहा है, जो तो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में अगर हर पार्टी मिल जाए, आखिर ये लोगों से वोट लेते हैं, इनको एक एक घर का पता होता है, इनके अपने कारकुन होते हैं, दीगर लोग होते हैं, उन सबको पता है कि कौन से गाँव में कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह का ग्रुप बनाकर वो पूरा एक डाटा इकट्ठा करके फिर साहिब सरवत लोगों को उसमें शामिल करके किया जा सकता है, अगर विल हो, अगर इस पर काम किया जाए। इसी तरह तनाजुर में शहर पर एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ खरल साहब, कि अभी एनडीएमए के चेयरमैन का ये कहना है कि हमें 10,000 वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। अब ये एक साइंटिफिक है, अल्लाह ना करे कि हमें ज़रूरत पड़े, मगर जिस तरह पूरी दुनिया में फैला है, और अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें जिस तरह से फैल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको देखते हुए प्रेडिक्शन की जा रही है कि इसने अभी आगे फैलना है, ये एकदम रुक नहीं जाना। 10,000 वेंटिलेटर्स तो कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना हमें ये दे सकता है। अब इसी तरह से हर एक के पास लिबास मौजूद नहीं है, जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी डॉक्टर्स हों, दीगर स्टाफ, सिर्फ डॉक्टर्स ने जाकर अटेंड नहीं करना, बहुत सा दीगर स्टाफ है। सामान तो उसामा साहब आ रहा है, वो सर तो उसमें टाइम, इसीलिए 14 दिन का लॉकडाउन है कि ये एक स्पेस मिल जाए कि तब तक वो सामान आ जाए सब,
क्योंकि सर हमारे उस वक्त तक अस्पताल बीमारी नहीं है। को भी तो कर्टेल करना है ना, सर, इसलिए लॉकडाउन है। इसको भी तो सर लॉकडाउन जो है उसको भरपूर उसकी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के थानों में बंद किए जाएं। आज मुझे ये भी पता चला कि थाना सिविल लाइन लाहौर में जो उन्होंने इतने लोग पकड़े हैं कि पूरा थाना भर गया, वहां पर 200-300 लोगों को पकड़ के एक ही सेल में बंद करके बैठाया हुआ है। अब ये चीज भी जो है सदर साहब कह रहे हैं छोटे मुजरिमों को पकड़े ही ना, छोटे छोटे जो पैटी क्राइम। और ये मोटरसाइकिलों में जो लड़के जाते हैं उनको पकड़ के थाने बंद कर दो भाई, उनको घर में भिजवाओ उनके वालिदैन से, क्योंकि अगर ये निकले उनकी मोटरसाइकिलें बंद कर दो। थाने में बंद करने का क्या तुक है? खुदारा ये मैसेज स्ट्रांगली जाना चाहिए कि लोगों की गैदरिंग को डिस्करेज करना है, लोगों की नकलो हमल को डिस्करेज करना है, लोगों के कॉन्टेक्स्ट को डिस्करेज करना है, एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने देने। तो ये मैसेज गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी जरिया इस्तेमाल करना पड़े, चाहे फौज इस्तेमाल करनी पड़ती तो वो इस्तेमाल करे। उसामा साहब सबसे पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी आम लोगों की जान है। और दूसरी चीज़ आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज जनाब के आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए खुदा के नाम पर। आप अपने MPs MNs जो के हैं, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, उनसे अगर कहें कि अगर लोगों की कोई खिदमत कर सकते हैं तो कर दें, अगर आप लोगों की कोई खिदमत कर सकते हैं तो कर दें। APCs आप बुला रहे हैं, किस चीज़ की APC बुला रहे हैं? गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है जो करना है। अगर आप क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, आप तो एक महल में रह रहे हैं, वहाँ पे एक क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, आपको तो सब कुछ मिल रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो गरीब लोगों की मदद करें, जो हमेशा 40 साल से आपको वोट डाल के इक़्तिदार तक भिजवा रहे हैं। अब मौका है, अब आप अपने MNs को भी मैसेज भेजें, अपने MPs को भी मैसेज भेजें कि यार उनकी मदद करें, उनके घरों में राशन भिजवा दें, उनके घरों में पैसे भिजवा दें। हर MP MNA को पता है कि उसके इलाके में कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है, तो उनको एक्टिव करें अपने इलाकों में। ये APs शेपिस को छोड़ें, ये होती रहेंगी। इसमें आप गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने करना क्या है। अच्छा, बिलावल की भी कुछ इसी तरह की तजवीज़ है खरल साहब, आप उससे कितना मुत्तफिक हैं कि बिलावल भी कह रहे हैं कि सबको मिलकर एक इत्तेफाक राय से एक प्लान तरतीब देना चाहिए, कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए कि करना क्या है। जिस तरह इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कर्फ्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट समझती है कर्फ्यू होना चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है कि वो ये फैसला करेगी कि किस तरह से मैकेनिज़्म क्या बनाना है कि जो गरीब तरीन लोग हैं सिंध में उन तक पहुँचना है, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि यानी जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा उन तक राशन पहुंचाने के लिए। तो इस सब के लिए यानी अगर कोई मैकेनिज्म बनता है सिंध के लिए तो पूरे पाकिस्तान के लिए बने, कोई मिलकर एक काम हो सकता है। उसके लिए जाहिर है नादरा के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि नादरा के पास ही पूरा पाकिस्तान का डाटा है। तो एक आप समझते हैं कि सूबों को अलग अलग की बजाय एक विफाक और सूबे मिलकर एक ही तरह का सारे मुल्क में निज़ाम लाएं? देखिए, इसमें सूबों का कसूर आप नहीं गर्दान सकते। इसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो रोल आता है वो आता है वफाकी हुकूमत का। वफाकी हुकूमत की सूरत हाल तो ये है कि सूबे आलमोस्ट लॉकडाउन कर चुके हैं। पंजाब ने फौज की मदद मांग ली, सिंध हुकूमत ने कर लिया, गिलगित बल्तिस्तान ने कर लिया, KPK ने कर लिया, बलूचिस्तान ने कर लिया। लेकिन इस तरह डोगर साहब ने जिस बात की तरफ निशानदेही की है कि हम अभी तक इस बात पे जो पछतावा में है कि हमने जो ज़ायरीन आए थे ताफ्तान से और जो डायरेक्ट आ गए, कुछ जो हेल्थ डेस्क प्रॉपर नहीं किए थे वो वहाँ से निकल गए। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव रही, उन्होंने शोर मचाया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना, एक वक्त आएगा शायद, क्योंकि मैं अभी ये बात करना नहीं चाह रहा था कि अभी वक्त है, अब आग लगी हुई है और उसको बुझाने का। अब वो लगी कैसे, किसने लगाई, अगर हम उसमें पढ़ गए उसको छोड़ जुल्फी बुखारी साहब और कुछ और लोगों का नाम आ रहा है, और वो इसको डिनाई भी उस तरह नहीं कर रहे। इंडिविजुअल का मामला नहीं है उसामा साहब, इस तरह ना करें। सिंध हुकूमत इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हुई। सबसे पहले उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे बनाया, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद हुकूमत पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती रही है पर। अच्छा, फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान के अंदर आए, उनको रिसोर्सेज वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए चारों सूबों के। उन्होंने वज़ीर से अपना बलूचिस्तान ने कहा कि ये हमारा तो नहीं है, ये सारा जिम्मेदारी ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सारे सूबों के लोग इधर आके बैठ गए, हम अपने तक जितना कर सकते थे कर दिया, वहाँ से निकल गए। कल जिस तरह आपको बताया कि सिर्फ एक शेखुपुरा जिला से तल्लक रखने वाले 178 लोग जो है वो वहाँ से निकल आए। बसें पकड़ी गई हैं। खान जो है वहाँ पे लोगों को स्मगल कर रही थी। खान लोगों को एक आपने इकट्ठे एक जगह पे रख दिया। मुल्तान में हमारे गांव के कुछ लोग हैं और लोग, कोका कोला एक फैक्ट्री जो उसके गोदाम में लोगों को रख दिया। अब इकट्ठे लोगों को, यही बात है मजबूर,
दूसरी बात उसको हम एक भी कर रहे हैं कि काश हम ये कर लेते, लॉकडाउन कर लेते। अब और बड़ा डिसीजन क्या है कि शहरों से लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, बड़े बड़े जो शहर है, फैसलाबाद, उसमें जो मेजॉरिटी लोग जो आए थे बाहर से, जो मेहनत मजदूरी के लिए लोग आए थे बाहर के शहरों से, वो लोग तो हमने भेज दिए, वो चले गए। अब मामला वही है कि लॉकडाउन क्या, जब ये शहरों से लोग फैले हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या उन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाबंदी नहीं, प्रोविंशियल की बजाय हर जिला के और खारजी रास्ता पे स्क्रीनिंग का एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। हर सूबे की आपस में जो बाउंड्रीज है वहाँ पे ये सिस्टम होना चाहिए। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हम लेट हो गए, ज़मीनी और समुद्री रास्तों पे हम लेट हो गए, लेकिन कम अज कम अब ये जो सारा मामला है इस पे अगर और फिर ये जो काम हम कर रहे हैं हम इसके बाद लॉकडाउन करने का क्या फायदा? सर ब्रेक का वक्त है, फायदा है इसके बाद, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आगे हम असद खलल साहब से जानेंगे। बहुत सी डिटेल इनके पास हैं कि एक मीडिया टाइकून, उनके अब सबूत मिल गए हैं, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आप देख रहे होंगे बोल की स्क्रीन पर कि कराची में मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं और पुलिस और रेंजर्स ने लोगों को रोका है कि क्यों अभी तक सड़कों पर आ रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है असद खलल साहब के, पूरा मीडिया चीख चीख कर कह रहा है, हुकूमत ने पूरी कैंपेन की। अब ये सोच समझ कर लोगों की सेहत के लिए फ़ैसला किया गया है, मगर उसके बावजूद लोग अब आ रहे हैं और उसमें फिर मसला ये हो जाता है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो उसमें शायद फिर वो लोग भी, क्योंकि जब ट्रैफिक रोक दी जाएगी तो पीछे अगर कोई डॉक्टर भी खड़ा है तो वो क्या करेगा, कैसे वो गाड़ियों को फलांग के तो गुजर नहीं सकता। इसी तरह से जो दीगर लोग हैं, चाहे वो साफ़ी हों या सिक्योरिटी के लोग हों जिनका निकलना ज़रूरी है, जिनको इस्तिस्ना दिया गया है, तो वो भी फिर नहीं आगे आ सकते। तो ये अभी तक हमारी आवाम में उतनी अवेयरनेस नहीं है, या वो समझते हैं कि नहीं ये करोड़ों की आबादी है, चंद लोगों को हुआ है, तो वो एहसास अभी तक नहीं आ रहा शायद। उसामा साहब, बात यह है कि इंसान कोई भी बात है एज ए, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक चैनल के हिसाब से अगर बात करें, मीडिया हाउसेज के हिसाब से बात करें, हम अपने शोबे की बात ही कर लें, इस तरह दीगर शोबे हैं, जब तक हम इदारा जाती, इनफरादी और हर लेवल पे हम इस बात को नहीं समझेंगे कि इसके अंदर एक ही बचाव का तरीका है कि आपने सोशली अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना है। ये तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है और सारों को ये साबित हो गई और चाइना ने ये करके दिखाया। अब मामला ये है कि हम ये करेंगे ज़रूर, और फिर वो बुरी सी मिसाल है पंजाबी में कि 100 जूते उर्दू में कहेंगे और 100 प्याज, कुछ ज़रा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, वो 100 के जूतियाँ भी खाएंगे तो 100 प्याज भी खाना। बात ये है कि जो उसामा साहब, जो कैरियर हम उसको फैलाते जा रहे हैं, लोग फैलते जा रहे हैं। अच्छा, लोग लॉकडाउन की बातें होते होते हमारे सुन के कान पाक गए। मामला ये है, काश ये जो आपको एहसास हुआ, आपकी इजाज़त से, क्योंकि ये सारा मामला शुरू हुआ था वुहान से और फिर अब तक सबसे ज़बरदस्त रिस्पांस कह लें या सबसे ज़्यादा तजर्बा कह लें वो है चाइना को ही। तो वुहान में एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राइज़ी शान, उन्होंने खुसूसी तौर पर बोल न्यूज़ के लिए एक अपना जो तजर्बा वहाँ वो रहे और पाकिस्तान नहीं आए, तो उन्होंने क्या वहाँ पर देखा, क्या उनका वहाँ का एक्सपीरियंस है, वो हमसे शेयर किया है पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए, खुसूसी तौर पर बोल न्यूज़ के साथ। तो वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी के, देखिए वो क्या कहते हैं। इसमें हम सब के लिए बहुत अहम बातें, देखिए फिर बात करें। बाबा डॉक्टर साहब, ये देखिए वहाँ पर जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी ये देख रहे हैं कि डिसिप्लिन पूरा बेशक इम्पोज किया गया। अब साउथ कोरिया की बड़ी मिसाल ली गई और मैंने ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पे हमने की थी इतवार को शाम 7 बजे। तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब पाकिस्तान के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, चंद बड़े नाम हैं, उनमें से एक हैं, वो भी उस ट्रांसमिशन में थे। तो उनसे मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा भी, उनसे सवाल भी किए उसमें। और अताउर रहमान साहब भी थे, पाकिस्तान के मशहूर साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि साउथ कोरिया की मिसाल भी हमारे सामने है, उन्होंने टेस्टिंग बड़ी की थी। अब आप जो बातें कर रहे थे, खलल साहब जो कर रहे थे, उसी से मुझे ये बात जहन में आई थी। लेकिन मसला ये कि हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट्स ही नहीं है। हमारे यहाँ सेहत के शोबे को निगलेक्ट किया गया, इतना पैसा था ही नहीं कि हम उस पर इतना खर्च करते। मेट्रो पर हमने लगा दिया और दीगर कामों पर। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि 200 अरब रुपया हमने किन चीज़ों में लगा दिया
और अगर ख्याल किया जाता कि भाई इतनी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए हॉस्पिटल में, हमारे सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट, जिस तरह इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि जनाब हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल बन सके और वहाँ पर इंश्योरेंस के तहत लोग जा सकें। इसका छोटा सा उसामा साहब आपकी इजाज़त से और डॉक्टर साहब की मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करूँगा। एक ही तरीका है अभी फौरी तौर पर, पिछले हम लकीर पीटने का फ़ायदा नहीं, एक ही तरीका है और वो फौरी तौर पर हुकूमत कर सकती है। एक वन लाइनर, जिस तरह आपने कहा डाटा नादरा के पास मौजूद है, FI के पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, जितने लोग भी बैरून मुल्क गए हैं एक मिनट के अंदर सिंगल क्लिक के ऊपर IBMS के जरिए पता चल जाएगा कौन कौन पता। सुन ले उसामा साहब, यही तो मसला है। ये तो पता चल गया कौन बाहर गया है। इमीडिएटली पाकिस्तान के तमाम इदारों को मुतहर्रिक किया जाए कि उन सारे लोगों तक अप्रोच करें जहां जहां भी है। डॉक्टर साहब लाखों लोग हैं, तो लाखों इदारे आपके हर जगह इतनी क्यों बता रहा हूं। किड्स तो छोड़े, पहले बात सुने। सबसे पहले जिस तरह ट्रेन वापस की ना उन्होंने, आप सबसे पहले इमरान खान साहब सबसे पहले आपके जो अगर नाजरा का फौरन FI से डाटा मिल जाएगा, सारे ट्रैवलर आ गया है। उसके बाद क्या आपने करना है, आपने एक वन गो चारों चीफ सेक्रेटरी को कहना है कि जनाब DC और DPO जो भी पुलिस वाले हैं और जितने मुतलका महकमे वो फौरन उन लोगों तक पहुंचे, उनके घरों तक उनको अप्रोच करें जो सेंटर्स में उन तक। उसके बाद उनको जाके फौरी तौर पर टेस्ट भी करें और टेस्ट के लिए ले जाएं। सुन ले छोटी सी आप सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, एक चीज आप जो बात कर रहे हैं ना मैं समझ अच्छा, इसके बाद छोटा सा आज यहाँ पर आप देख, आप उसके बाद जिन जिन ट्रैक करें बाकी जिन जिन को मिलते गए उन सारों को साथ ले लें। लेटेस्ट आज की खबर देता हूँ, सब ये रुक आज की खबर देता हूँ, वरना फैलते ही आज की खबर देता हूँ कि पंजाब की जेलों में आज जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक कुछ 60-70 ऐसे बंदे हैं जो उन्होंने पिछले 2 महीने में अरेस्ट किए हैं, वो बाहर से आए हैं। कोई इटली से आया है, कोई दुबई से आया है, कोई ये भी साथ कर ले, और आप उनमें से एक इटली वाला तो पॉजिटिव निकल आया है। वो बंदा जो था वो इटली से आया, आज से इसमें कुछ भी महीना आप पहले। इंतजार करेंगे। साहब आप सुने, वो इटली से आया और एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग से निकल गया। उसके बाद वो मंशियात फरोशी के केस में 4-5 दिन बाद पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया। आज तो स्क्रीनिंग हुई है तो वो पॉजिटिव निकल आया। तो उसके बाद इनको जब इन्होंने फिर सारे जो बंदे 2-3 महीने में पकड़े तो उनका डाटा कलेक्ट किया तो पता चला 50-60 बंदे हैं जो कि बाहर से आए। मैं कहता वो तो हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते, आपके इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, IBMS के जरिए आप पता कर सकते हैं। आप उनका डाटा फौरी मिल गया, आप मुतलका सिर्फ आपने चीफ सेक्रेटरीज को कहना है, आगे उन्हें इंतजामी मशीनरी को हरकत में आ जाएगी। आपकी पुलिस और ऑलरेडी पुलिस कोरोना पे कार्य रहे हैं चलाने के CRPC PPC में दफा तो नहीं है। और उसके बाद महकमा माल आपके DC इंतजामी अफसरान उन लोगों तक पहुंच जाएंगे फौरी तौर पर, क्योंकि जिला और तहसील तक। उसके बाद उनको आइसोलेशन में ले जाएं, उनको टेस्ट करें और फिर उनसे ट्रैक करें बैक कि किन किन को वो मिलते गए, जिन जो पूछे, जहां जहां वो रुके, उन सारे लोगों को आप एक दिन के अंदर, मैं आपको चैलेंज मैं करवा के दे सकता हूं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, कौम में विल है, फौज को ऑलरेडी हमने अपनी मदद के लिए बुलाया है। अवाम को एक ऐड दें, एक हुकूमत ऐड दे फौरी तौर पर अखबारात में और चैनल्स में, ठीक है, चैनल्स और अखबारात में, और बैठे जब आज़ादी सहाफ़त का जो नारा लगाते शायद इससे वो भी कुछ थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, उनको 4 आने आ जाएंगे। मामला जो है काज है बड़ी। इसके लिए उसामा साहब कि जनाब जितने भी लोग हैं अपने प्यारे अजीजों कारब, हुकूमत पाकिस्तान का एक मुश्किल घड़ी है, हर बंदा इस हॉटलाइन पे आप रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में लाइन करें कायम और कहें नाम सिगाराज में रखा जाएगा, उनके लिए रिवार्ड मनी रख दें कि जो बंदा जहां जहां भी अगर छुप भी जाता है डाटा से, आप उनके बारे में बताएं, खुद भी बचें, मुल्क को बचाएं, उनको उनके प्यारों को बचाएं। ये इस तरह के इमरजेंसी अगर आप कर लें, सबसे पहले आप उन लोगों को कैटर उन तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब इस तरह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप लॉकडाउन की कहानियां सुना रहे हैं, बंदे आपके ऑलमोस्ट हर जो बड़ी बड़ी जगह पे लोग थे कारखानों पे, वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं। अब वो किनसे मिले, उनसे कौन मिले, बसों में, गाड़ियों में, ट्रकों में, और फिर गैदरिंग हो रही है। मामला ये है, ये बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, जो दुआ की अभी भी मौका है, अभी देर है, ज्यादा देर नहीं हुई, देर है दुरुस्त है। मैं कह रहा हूं ये आपको अरबों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 ये बगैर पैसों के हो सकता है काम। डॉक्टर साहब ये अभी जो इतलात आ रही है कि 13 नए केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं,
950 से तादाद तजावुज़ कर रही है कुल केसेस की, ये 1000 पर पहुंच लगे। 958 मुल्क भर में हो गए हैं। नए केसेस हर जगह सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तादाद ये नहीं कह सकते उनकी खौफनाक हद तक बढ़ी है, लेकिन फिर भी देखिए कि 1000 तक जा रही है। अब ये वो हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, और आइसोलेशन में आप सोचिए हमारे हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सर जो लोग हैं, ये सब- लोग कुछ इसलिए भी चुप रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब से हवाल सुने, कोरोना वायरस का जो मरीज इस चला पर आप गया क्या ना कहेंगे? सुबह में वो मर गया, इस पर इत्मीनान बख्श कहेंगे वो कि नहीं ये वापस तादाद आएगा सिर्फ फिर। 13 आई है जी पूरे सिंध में, या ये बड़ा खतरनाक है कि 1000 तक के करीब पहुंच जाना और इनको हॉस्पिटल्स में रखना, आइसोलेशन में रखना, फिर इनमें कई दिन इनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये तो बड़ा मसला होगा। उसामा साहब, ये तो आ रहे हैं जो कि जिनके टेस्ट हुए और टेस्ट पॉजिटिव आ गए। अब टेस्ट की जो फी है, आप तुक्ताई लैब से जो हो रहा है उसकी 1000 रुपये 8,000 रुपये फी है। आप सरकारी अस्पतालों में इस तरह का कोई प्रोसीजर उसका नहीं है। स्टैंडर्ड मुझे तो अच्छा, नहीं सर, पता। ब्रेक का वक्त है। अभी ब्रेक का तो वक्त हो उसके गया। टेस्ट का प्रोसीजर ही बड़ा जी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज ये फिगर शायद बहुत आगे चला जाएगा। ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे मीडिया डॉन की, और नए सबूत आपके सामने रखेंगे। अब पता चला। अब पता चला। मीर शकील रहमान साहब के हवाले से जनाब नए सबूत सामने आए हैं। साबिक LDA के DG, उनका भी बयान आ गया है। हमने कहा जी बिल्कुल ये खिलाफ ज़ाब्ता गैर कानूनी तौर पर ये अलॉटमेंट हुई थी, और नैब ने नक्शा भी हासिल कर लिया उस चौवन कनाल जगह का जो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने इनको दी थी खिलाफ कानून। और पावर ऑफ अटर्नी जिसका ये कहते थी मुझे पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए वो ज़मीन 30 साल मेरे पास रही, फिर मैंने अपनी फैमिली को दे दी, फिर उन फैमिली ने मेरे नाम कर दी। वो पावर ऑफ अटर्नी भी अभी तक नहीं मिल सका, लेकिन नैब को वो नक्शे मिल गए हैं इनके घर के, और उसमें साबित हो गया है कि गलियाँ भी इन्होंने अपने घर में शामिल कर लीं, और वो 5 कनाल 2 मरले जगह बनती है जो इन्होंने इजाफी यानी गलियां सड़कें वो अपने घर में शामिल कर ली, जिसकी मालियत 25 करोड़ बनती है। इसके अलावा मौजूदा कीमत जो इनके घर की है वो तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। कर्नल साहब, ये तो नए सबूत सामने आ गए हैं, और ये तो अब साबिक LDA के DG कह रहे हैं, नक्शा बता रहा है, और इररिफ्यूटेबल है, इनको कैसे डिनाई किया जा सकता है? अच्छा, अब कल ही जो नैब की हदायत पे, या चूंकि केस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, महकमा माल ने जो पैमाइश की है, जिस तरह आपने बताया है कि वो अब चौवन कनाल से बढ़ के, जिस तरह गलियां आपने बताया कि वो गलियां, हालांकि वंस अ पब्लिक प्लेस इज़ ऑलवेज पब्लिक प्लेस। मामला ये है कि जो सरकारी रास्ता गली बाजार होता है ना, उसको अब तब्दील वो हमेशा रहता है। 5 कनाल 2 मरले, उसके ऊपर हुआ क्या कि इनके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये 1992 का एक लेटर, 29/10/1992, उस वक्त भी इनको एक लेटर जारी किया था LDA ने, यानी आज से नहीं ये कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था, उनमें इनकी जो एहलिया हैं, जो शाहीना शकील साहिबा हैं, मोहम्मद इब्राहिम है, जो शमीम शकील है, मोहम्मद इब्राहिम है, हाँ जी, और मोहम्मद इस्माइल है, मिस आयशा शकील है, मिस इस्माइल शकील है, मीर शकील और रहमान साहब यानी उनकी डॉटर। अच्छा, इनके ऊपर पेमेंट ऑफ LDA आउटस्टैंडिंग ड्यूज, अब बात बड़ी अहम है, यानी 2,78,930 रुपए सिर्फ इन्होंने दिए, और इनका बनता था 66,79,705 रुपए उस वक्त। इस 5 ये जगह जो थी 5 कनाल 2 मरले, जो नवाज शरीफ साहब ने गलियां बेची जो नहीं बेच सकते थे। ये सुनते जाएं आप और शर्माते भी जाएं। हुआ क्या, हमायूं फैज़ रसूल साहब उस वक्त जो DG LDA हैं, उन्होंने 3 सफ़े का हाथ से लिख के बयान जो नैब को दिया है, उसमें उन्होंने बड़े खौफनाक इंसाफ किए हैं। 2-3 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब LDA की पुरानी बिल्डिंग में एज ए चेयरमैन LDA भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अब भी एज ए चेयरमैन LDA बैठते थे, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, और उन्होंने कलमी अपने हाथ से लिखा है। उन्होंने कहा जी मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये जो यानी ये मामला जो है, इसमें आपने जो फेवर स्पेशल देनी है। लेकिन वो कहते हैं जी मैं चूंकि दबाव इतना ज़्यादा था मुझे कि मैंने जो उन्होंने दरखास्त अफरा तफरी में कि जो उन्होंने मांगा था दरखास्त में, यानी पार्शली डेवलपमेंट, और उसके मैंने उसकी बजाय बहुत कुछ और भी डाल दिया। अच्छा। यानी क्या डाला कि एक सुनते जाए, एक छोटी सी समरी जो सही नहीं है ना असल में, समरी का एक सिर्फ वर्ड में आपको बोलना, बाबर साहब से भी सवाल वही इसी चीज के ऊपर आप ढूंढ ले। समरी, हाँ, ये समरी के अंदर ही उन्होंने डाला ये कि अब ये लिखा होना कि बी रिकवर्ड, आइए
कि डेवलपमेंट जो चार्जेस है ना इसके, ये उन्होंने फर्दर उनका बैलेंस में भी रिकवर्ड आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क इज कंप्लीटेड बाय एलडीए, यानी उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यानी पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वाकया है। यानी कोई भी डीएचए, सीडीए, एलडीए एक तो उन्होंने बहुत कम रखे, एक उनका आधे हम इनसे ले रहे हैं, वो भी पता नहीं दिया कि नहीं, अभी आधे हम इनसे बाद में लेंगे। और साथ आगे क्या लिखते हैं, दिस प्रपोजल मे बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस नॉट टू बी कोटेड एज प्रेसिडेंट सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स ऑफ द फॉर चीफ मिनिस्टर / चेयरमैन एलडीए। ये साइन है और हमायूं ये फैज रसूल की समरी के साइन है। उन्होंने बयान दे दिया नवाज शरीफ के खिलाफ। अब मामला ये तो एक कहानी है, सुन ले। इसके बाद दूसरी क्या है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस पे कर्जा लिया, इसको गिरवी रख के, वो है 58 कनाल 17 मरले, यहाँ पे आ गई है 59 कनाल 3 मरले, उधर है 54 कनाल, ये तो 25 करोड़ वो डेवलपमेंट। मुझे अगली मैं आपको खौफनाक खबर ये दे रहा हूं, टाइम नहीं रहेगा। एक तो नवाज एक सवाल बाबर साहब से करना जी जरूर। अच्छा बाबर साहब, ये तो फिर हमें शुक्र करना चाहिए कि इन्होंने सड़कें और नहर ही नहीं नाम कर दी मीर शकील के नवाज शरीफ साहब ने। और सवाल क्या हो रहे थे आज कोरोना पे पूरी कौम है। सड़कें तो 2 नाम कर दी हैं, ये 5 कनाल 2 मरले की जो सड़कें हैं, जिनकी मालियत जो थी उस वक्त 86 में, जिसकी मालियत जो थी वो 66 लाख रुपया थी, और उसके बदले उसको सिर्फ 2 लाख रुपए में मीर शकील रहमान साहब ने सिर्फ 2 लाख की पेमेंट की है, जिसकी और आज 64 लाख इनको वो भी नहीं दिए। 25 से 30 करोड़ रुपया है, 25 से 30 करोड़ रुपए है। और फिर इनसे कहा जा रहा है कि आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी, वो जो आपको अभी तक नहीं पेश कर वो सके, पेश करें, है ही वो नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी दे ही नहीं रहे। अब वो भी लग रहा है कि वो भी जाली थी और इन्होंने गायब कर दी। वंस इन्होंने उसको घर पावर ऑफ अटॉर्नी मिली, उसके जरिए से अपने बच्चों के नाम घर ट्रांसफर किया, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्होंने गायब कर दी। वज़ीर आज़म से सवाल और कोई नहीं हो सकता था आज जो हम हैरानगी की बात ये है कि अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, किस तरह अरबों रुपए की 3 अरब रुपए की जगह मुफ्त में ले ली गई, और एक वज़ीर आला ने इनको दी और दूसरा इन्होंने ले ली, और उसमें सारी जालसाजी है। एलडीए खुद कह रहा है कि आपने हमारे नीचे वाले मुलाजमीन से मिलकर ये जो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें उन्होंने लिखा कि आपने नीचे वाले मुलाजमीन के साथ मिलकर जालसाजी की है, 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया है। एलडीए रिटर्न ये लिख के दे रहा है। तो वो वहाँ पर बैठे चंद जो सहाफ़ी थे, उनके पेट में इतना मरोड़ उठ रहा था और उनको ज़ादिया सहाफ़त की पड़ी हुई थी। और मामला उसामा साहब, छोटी सी बात, ब्रेकिंग न्यूज, छोटी सी बात यह है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब भी आने वाले वक्तों में आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मामला ब्रुकफील्ड वेंचर्स लिमिटेड तक पहुंच जाएगा, ये बरतानिया तक, जहां से शुरू होकर नेशनल बैंक से उससे होता हुआ आगे और शहबाज शरीफ साहब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असद करल साहब, बाबर डोगर साहब। आने वाले दिनों में भी हम इस केस पर बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।